हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज चल रही है यूपी पीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन की चल रही है 2025 की। इसमें आपको यूपी पीएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, यूपी यूडीए एलडीए का हो, आरओ का हो या जीआईसी प्रवक्ता का हो, इन सभी के द्वारा जितने भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें हम सब्जेक्ट वाइज अपना जो पेपर है वो लेकर चल रहे हैं। अभी हम जो है इतिहास के सेक्शन को कवर करने में लगे हुए हैं, जिसमें हम जो है एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे थे। और पिछले 5 क्लासेज के माध्यम से हमने जो है अपना बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैदिक एज और इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता, ये सभी जो है हमने देख लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, ये हमारा रहने वाला है 6वीं सदी जो ईसा पूर्व है, इसकी राजनीतिक दशा कैसी थी, ये हम देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पर अन्य लगातार भी क्लासेज चल रही हैं, जिसमें आपको जोलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, इसके अलावा एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता के लिए जीएस, इन सभी की क्लासेज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप सभी उनको भी जरूर देखिएगा अगर आपका एग्ज़ाम है तो। अब ये आपका यूपी पीएससी स्पेशल हमारी जो क्लास चल रही है, इसमें आपको जो है, चाहे आप जीआईसी प्रवक्ता के एग्ज़ाम देना चाहते हो या एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम देना चाहते हो या आप टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हो, उन सभी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमारे सेशन का पहला सवाल क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस तरह का सवाल जो है, अभी मैंने जब जीएस का आपका वीडियो कवर करवाया था उसमें भी आपको देखने को मिले थे, आपका एलटी ग्रेड का पेपर जो हुआ था। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 जनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है, कौन से बौद्ध ग्रंथ में? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में आपको देखने को मिलता है। डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कितने सारे एग्जाम में यूपी पीसीएस सप्लीमेंट्री प्री 2004, यूपी पीसीएस प्री 2008 और यूपी पीसीएस जो है सप्लीमेंट्री मेंस एग्जाम 2008 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार है: मगध, अंग, कोसी, कोसल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन और इसके अलावा अस्मक, अवंती, गांधार और कम्बोज। अब देखिए, जो अस्मक था ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, याद रखिएगा, जो दक्षिण भारत में था। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, लेकिन ये क्योंकि ये जो है भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, इसलिए इसमें आपको बौद्ध ग्रंथ के बारे में बताना था। अगला सवाल देखिए, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद जो है स्थित थे, ये आपको बताना है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो है कुल जो है 8 महाजनपद जो है स्थित थे। सी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। यूपी आरओ और एआरओ की परीक्षा में ये सवाल आपका पूछा गया था, जिसमें आपका कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल आपको देखने को मिले थे। देखिए, कुरु, पांचाल, कोसी और कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो ये आपका 8 जो महाजनपद हैं, ये आपका मतलब 16 में से आधा तो उत्तर प्रदेश में ही था। अगला सवाल देखिए, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा शामिल नहीं था? प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था, याद रखिएगा। तो प्रारंभिक गणतंत्र में आपका जो है शाक्य, लिच्छवी ये सभी थे, लेकिन आपका यौधेय नहीं था। तो सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बुद्ध काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में कई गणराज्यों की अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं: कपिल वस्तु के शाक्य, शुभ सुमार गिरी के भाग्य, इसके अलावा अलकप के बुली, केसपुत्र के कलाम, राम गांव के कोलिये या रामगांव के कोलिये, कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपली वन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह और यौधेय गणतंत्र का पहला उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है और बाद में गुप्त काल तक इसका उल्लेख जो है प्राप्त होता है। अगला सवाल देखिए, सूची ए को जो है सूची 2 से मिलान करना है। कौन कहाँ का राजा था ये आपको बताना है। देखिए, चंड प्रद्योत कहाँ का राजा था ये आपको बताना है। तो चंड प्रद्योत जो है ये जो है कहाँ का राजा था, तो ये जो है अवंती का था, याद रखिएगा, अवंती का था। तो ये 3 से इसका मिलान हो जाएगा, ठीक है, ये 3 से हो जाएगा। उदयन कहाँ का शासक था, तो ये वत्स का था, ये राजा जो है वत्स का था, उदयन वत्स का था। तो 2 विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रसेनजीत जो है ये कौशल, प्रसेनजीत कहाँ का था, कौशल का था, तो ये आपका 4 हो जाएगा। अजात शत्रु जो है आप सभी लोग जानते हैं मगध का, अजात शत्रु जो है ये मगध के शासक थे, तो ये आपका 1 हो जाएगा। देखिए, 3 2 4 1 जो है इसका सही मिलान हो जाएगा। 3 2 4 1 देखिए कौन से में दिख रहा है, तो ये आपका 3 2 4 1 देखिए सी विकल्प में दिख रहा है, इसीलिए आपका सी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का जो है प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन को क्या बोला जाता था? उज्जैन को अवंतिका बोला जाता था। तो इसका सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। उज्जैन को जो है अवंतिका बोला जाता था। देखिए, मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है और यह 16 महाजनपदों में से एक अवंती की 2 राजधानियों में से एक थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी अवंतिका तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी जो है माहिष्मती थी। अगला सवाल देखिए, उदयन वासवदत्ता की दंतकथा से संबंधित है। उदयन जो है वासवदत्ता की दंतकथा से संबंधित है। तो ये कौन सा नगर संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा उज्जैन से। ये जो है वासवदत्ता जो है उदयन की जो लिखी गई है, उदयन वासवदत्ता, इसकी दंतकथा कहाँ से संबंधित है? तो ये उज्जैन से संबंधित है। ये विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, उदयन वासवदत्ता की दंतकथा उज्जैन से संबंधित है और इस कथा को महाकवि जो है भास ने लिखी है। ठीक है, बहुत बार ये सवाल आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो नाम है, पूरा क्या नाम है, स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित है। और इस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रदोत की पुत्री वासवदत्ता की जो है प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अगला सवाल देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य महाजनपद जो है यह कहाँ पर स्थित था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका राजस्थान में। ठीक है, ये राजस्थान में था। बी विकल्प आपका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आयोग ने यही सही माना है। यूपी पीसीएस प्री 2017 में यह सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर, अलवर तथा भरतपुर जिलों के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित था। इसकी राजधानी जो है विराटनगर थी। अगला सवाल देखिए, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? जो श्रावस्ती है इसका नगर विन्यास जो है प्राचीन नगर का जो है ये किस आकृति का था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। ठीक है, इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सहेत महेत, वर्तमान श्रावस्ती के निकट की नामक एक स्थान से की थी। उत्खननों के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास जो है यह अर्धचंद्राकार था। अगला सवाल देखिए, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो पितृहत्या वंश आप लोग जानते होंगे। तो ये कौन वंश था? तो हर्यक वंश था, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 10 नंबर का सवाल है और 10 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका अजात शत्रु हो जाएगा। अजात शत्रु हो जाएगा। बी विकल्प इसका हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, उससे पहले एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। मगध का शासक जो है अजात शत्रु अपने पिता हर्यक वंश के शासक बिम्बिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था और इसकी हत्या इसके पुत्र जो है उदयन ने कर दी थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये उदयन जो है और कौशाम्बी के जो वंश का राजा था, ये उदयन जो है ये अलग है, आप इसको जो है कंपेयर मत करिएगा। अगला सवाल देखिए, राजकुमार जो अपनी पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो यह अजातशत्रु था। और हर्यक वंश के सभी शासक जो है अपने पिता की मृत्यु के लिए लगभग जो है उत्तरदायी ही थे। तो ये इसका जो है ये वन लाइनर में आपका था। 11वें नंबर का सवाल है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके द्वारा किया गया था या किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो ये शिशुनाग के। ठीक है, शिशुनाग के। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अगला सवाल देखेंगे कि मगध का सम्राट कौन सा सम्राट देखिए अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? मगध का कौन सा सम्राट जो है अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ये हो जाएगा, एक मिनट। तो इसका सही जवाब जो है ये आपका महापदम नंद हो जाएगा। ठीक है, इसका महापदम नंद जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। इसने जो है नंद वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल देखेंगे और उससे पहले थोड़ा सा हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए, मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात जो है नंद वंश का वर्चस्व स्थापित होता है और नंद वंश का संस्थापक जो है महापदम नंद या इसको उग्रसेन भी कहा जाता है। पुराणों में इसे जो है सर्वछत्रांतक या अपरो परशुराम कहा गया है। अगला सवाल देखिए, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? वाराणसी को किसने अपनी जो है द्वितीय राजधानी बनाया था? तो इसका जो है आयोग ने जो है स्टार मार्क कर दिया गया है। स्टार क्यों मार्क किया है ये आपको इस एक्सप्लेनेशन से पता चलेगा। देखिए, यूपीपीएससी जीआईसी 2007 में ये सवाल आपका पूछा गया था और एक बार हम एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ के बताते हैं। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की जो है राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिम्बिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में उसको प्रदान किया था, मतलब दहेज के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया था और कालांतर में शिशुनाग ने जब गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया तो शिशुनाग के बाद राजधानी जो है वैशाली
बनाई गई थी, तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा जो है नियुक्त किया था। अतः दिए गए विकल्पों में स्पष्ट नहीं होता कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है शिशुनाग माना था। ठीक है, शिशुनाग माना था, लेकिन ये बिल्कुल जो है सही नहीं है। अगला सवाल देखिए, राजा नंद का उल्लेख वाला जो है अभिलेखीय प्रमाण है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण जो है ये कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये आपका जो है खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसमें आपको राजा नंद का उल्लेख मिलता है। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपी यूडीए और एलडीए सप्लीमेंट्री मेंस 2010 के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, कलिंग के चेदी वंश का शासक जो सबसे प्रतापित शासक था खारवेल, और इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है हाथी गुम्फा अभिलेख है। नंद वंशीय शासक महापदम नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है, और यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। अगला सवाल देखिए, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से नहर खोदी गई थी। तो यह कलिंग में, ठीक है, कलिंग में खोदी गई थी। ये आपका अभिलेखीय साक्ष्य से जो है प्रकट होता है। अगला सवाल देखिए, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था। गौतम बुद्ध के समय का जो प्रसिद्ध वैद्य था जीवक, ये किसके दरबार से जीवक जो है किसके दरबार से संबंधित था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका बिम्बिसार। ठीक है, बिम्बिसार का था, याद रखिएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, गौतम बुद्ध के समय का जो है प्रसिद्ध जो जीवक था, जो एक वैद्य था, बिम्बिसार के दरबार से संबंधित था, और बिम्बिसार ने अपने राज वैद्य जीवक को अवंती नरेश जो है चंद्रप्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भी भेजा था। अगला सवाल देखिए, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा यमुना नदी। बी विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक स्थान है, और यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रिया नाथ या कालप्रिया नगरी के नाम से विख्यात था, जिसका समय के साथ नाम संक्षिप्त होकर कालपी हो गया। यह 4वीं सदी में राजा वसुदेव द्वारा बसाया गया था। अगला सवाल देखिए, चंपा। चंपा किसकी राजधानी थी। तो अंग की राजधानी जो थी ये चंपा थी, याद रखिएगा, अंग की राजधानी चंपा थी। बहुत आसान आसान से सवाल है, इसलिए मैं इन पे ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। देखिए, उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले के जो है अंग जनपद के अंतर्गत आते थे। इसमें अगर अंग की बात करें तो इसमें मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र आते थे, और इसकी राजधानी जो है चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी से प्राप्त होता है। अगला सवाल देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। सुक्तिमती जो है ये किसकी राजधानी थी, ये आपको बताना है। तो सुक्तिमती जो राजधानी थी ये जो है चेदी की राजधानी थी। ठीक है, चेदी की राजधानी थी। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सुत्तिवती थी, और जिसकी पहचान महाभारत के जो है सुक्तिमती से की जाती है। अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। अंग की राजधानी जो है चंपा थी, बिल्कुल। मत्स्य का जो है विराटनगर थी, और वत्स की जो है कौशाम्बी थी, लेकिन कौशल की राजधानी क्या थी। तो कौशल की राजधानी साकेत और श्रावस्ती थी, याद रखिएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा, बी विकल्प इसका ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए, कौशल महाजनपद की राजधानी जो है साकेत तथा श्रावस्ती थी, और उत्तरी पांचाल की राजधानी जो है अहिछत्र थी। दक्षिणी पांचाल की राजधानी जो है काम्पिली थी, और शेष सभी विकल्प जो है सही सुमेलित है। अगला सवाल देखिए, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी, तो अहिछत्र में। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है, और आपको बताना है कि कौन से कूट से इसका सही उत्तर मिलेगा। देखिए, कुरु की राजधानी क्या थी ये आपको बताना है। कुरु की राजधानी जो है ये इंद्रप्रस्थ थी, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसका 4 से मिलान हो जाएगा। 4 आपका किस में दिया गया है, तो बी और डी में दिया गया है। पांचाल की कौन सी राजधानी थी, तो अहिछत्र थी। आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले, पांचाल की अहिछत्र। तो 4 के बाद जो है ये आपका 3 आ जाएगा, केवल एक ही विकल्प में 4 के बाद 3 है, तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। कोजल की जो है साकेत हो जाएगा, और जो है वत्स का कौशाम्बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, फिर से आपका सूची 1 से जो है सूची 2 का मिलान करना है, और नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, मत्स्य का जो है ये विराटनगर, मत्स्य का जो है ये विराटनगर हो जाएगा, और सूरसेन की जो है ये मथुरा हो जाएगी, और कुरु का जो है ये इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, और अस्मक का जो है ये आपका पोतन हो जाएगा। अस्मक का जो है ये आपका पोतन हो जाएगा। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प जो है ये हमारा देखिए, सी विकल्प में 3 4 1 2 दिया गया है, तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है। यूपी आरओ और एआरओ के एग्जाम में पूछा गया है। कम्बोज की जो राजधानी थी वो आपको राजपुर या हाटक के रूप में देखने को मिलती है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अस्मक का आपने अभी देखा, ये ऊपर ही लिखा है।
अस्मक की राजधानी जो है आपका पोतन या पोटिल देखने को मिलती है। सूरसेन की जो है ये आपको मथुरा देखने को मिलेगी, सूरसेन की जो है मथुरा। और कौशल की जो है आपको जो है श्रावस्ती आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, साकेत या श्रावस्ती आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपका सी विकल्प इसका जो है यही आपका सुमेलित नहीं है। अगला सवाल देखेंगे कि यूनानी आक्रमण, ठीक है, यूनानी आक्रमण आप देखेंगे। देखिए इसमें एक कथन दिया गया है, दूसरा कारण दिया गया है, और कौन सा सही है आपको बताना है। कह रहा है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में जो है भारत छोड़ दिया था। अब कुछ इतिहासकार ये लिखते हैं कि सिकंदर जो है इसने जो है पोरस को पराजित कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने कभी जो है हाथियों की सेना ही नहीं देखी थी, और जब ये यहाँ पर आए लड़ने तो सबसे पहले जब इनका जो है भारतीय राजा जो है पोरस से सामना हुआ तो इनके सेना में जो है भगदड़ मच गई हाथियों को देख के, और ये जो है हार ही गए थे। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि जो है पहले के जो विदेशी शासक होते थे ये अपना इतिहासकार लेके चलते थे, और इनके अकॉर्डिंग जो है ये लेख लिखा जाता था। अब देखिए कह रहे हैं कि यह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित ही नहीं हुआ था, इसकी लड़ाई चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं हुई थी। ये जो है पहला कथन तो सही है लेकिन आर गलत है, तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका देखिए हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के वंशक बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय क्षेत्र की विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व में सितंबर माह में सिकंदर ने जो है पाटल से वापस यूनान को प्रस्थान किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। इस प्रकार ए सही है जबकि आर गलत है। अगला सवाल देखिए, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध जो है शस्त्र धारण किया था, ये आपको बताना है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका कौन सा जवाब हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मस्सग, ठीक है, मस्सग हो जाएगा, डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए सिकंदर के आक्रमण के समय अस्मक एक सीमांत जो है गणराज्य था जिसकी राजधानी जो है मस्सग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध एक युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद यहाँ स्त्रियों ने जो है शस्त्र धारण कर लिया था। अगला सवाल देखिए, भारत में सिकंदर की सफलता के निम्न कारण थे। भारत में सिकंदर की सफलता के निम्न कारण थे, तो उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उस समय भारत में जो है कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी ऐसा कहा जा रहा है, तो बिल्कुल हो जाएगा। सभी लोग जो है अपना अपना राज्य बचाने में लगे हुए थे। उसकी फ़ौज जो है बेहतर थी, ये भी एक प्रकार से माना जा सकता है क्योंकि इतिहासकार यही मानते हैं। और उसे जो है देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, तो बिल्कुल ये तो बहुत पुरानी जो है व्यवस्था रही है कि अपने यहाँ का जो है गद्दार हमेशा रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। घर का भेदी जो था ये हमेशा दूसरे से जाके मिल जाते थे, तो इसका जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है, और अच्छा प्रशासक था ये बिल्कुल नहीं सही है, ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए सिकंदर की भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों से प्रथम 3 सत्य जो है थे। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी के अनुसार उस समय वहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तात्पर्य यह है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी जिसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी। उसकी सेना जो है निसंदेह श्रेष्ठ थी। अम्बी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया था, तथापि भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं मिलता है। अगला सवाल देखिए, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। देखिए ऐसा कहा जाता है कि पुरु को जो है इन्होंने पराजित कर दिया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो है बहुत से विद्वान ऐसा मानते हैं कि पोरस ने जो है इनको झेलम नदी के तट पर जो है पराजित कर दिया था, तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। लेकिन इतिहासकार जो है यही मानते हैं कि सिकंदर ने जो है झेलम नदी के तट पर राजा पुरु को जो है पराजित कर दिया था, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया और उसे उसका राज्य वापस करने के साथ कुछ नए इलाके भी प्रदान किए थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई राजा जब हारेगा तो वो कैसे जो है अपना राज्य भी उसको वापस लौटा देगा और इलाके भी दान कर देगा, ये आप सोचने वाली बात है, आप सोचिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। निम्नलिखित में से कौन जो है सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, ये आपको बताना है। तो सिकंदर के साथ भारत में कौन नहीं आया था दोस्तों, तो ये डायमेकस जो है ये जो है भारत नहीं आया था। डायमेकस जो है नहीं आया था, बाकी नियार्कस और आने सिक्रिटस और अरिस्टोबुलस जो है ये सभी लोग आए हुए थे, तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्नगत व्यक्तियों में से डायमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत जो है बिंदुसार की सभा में भेजा था।
अगला सवाल देखिए, और ये आपके लिए जो है होमवर्क होने वाला है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ये आपको होमवर्क है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थोड़ा सा जो है खांसी की वजह से आपको इंटरप्शन हो रही होगी कई जगह पर, तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा और क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मैं जो है आपके लिए लगा हुआ हूँ, क्योंकि बोलने में तकलीफ हो रही है खांसी की वजह से। आप सभी लोग जानते हैं जब खांसी आती है तो ज़्यादा टाइम जो है आदमी लंबा बोल नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए सेशन ले रहा हूँ लगातार, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को जो है एक लाइक तो दे ही सकते हैं, लाइक में कोई पैसे नहीं लगते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।